मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। क्यों पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हो क्या तुम लोग? कोई कभी गायब हो जाता है, कोई कभी गायब हो जाता है। एक बार देखो, ऐसा है, मतलब गांव का माहौल है, इस वजह से थोड़ा सा डिले कर जाते हो तुम लोग। कभी थोड़ी सी मतलब छींक आई या कुछ हुआ तो बस बहाना करके घर बैठ जाते हो। कभी थोड़ा सा कुछ हुआ, किसी घर में बच्चे ने जन्म ले लिया तो 10 दिन तक वो जो है उसका क्या डस्टॉन बनाते हैं। हाँ, तो अगर अगर वही शहर में रहते, मेट्रो शहरों में जब खर्चा किए होते 50,000 रुपये फीस, 70,000 रुपये फीस, तो घर से पिताजी भी डंडा लेके भगाते, जाओ फीस जमा करके आया हूँ 1,00,000 रुपये, 80,000 रुपये, जाओ पढ़ो। तो ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी, ठीक है? तभी हमारा जो हमने जो आह्वान किया है इस कार्य का, तभी ये सफल हो सकता है। सब लोग अपने अपनी मानसिकता सब लोग धीरे धीरे बदलना शुरू करो, तो बस धीरे धीरे बदलाव आएगा क्षेत्र में, ठीक है? थोड़ी सी समस्या आने पर जो है गैप मार देना, बंक मार देना, ये अच्छी बात नहीं है। अब मतलब थोड़ा सा मुझसे भी सीखा करो। मैं मतलब बिना किसी लालच के जो है यहाँ से, मतलब अभी कॉलेज नहीं खुल रहा है फिर भी आ रहा हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। पेट्रोल खर्च हो रहा है अलग से, समय खर्च हो रहा है अलग से, ठीक है? और सुबह जगना होता है, परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए तुम लोगों को। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो एहसान कर रहा हूँ, एहसान कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा भी कोई ना कोई जो है इसके पीछे जो है स्वार्थ है। बिना स्वार्थ को कोई इंसान काम नहीं करता। बस स्वार्थ ये है कि बहुत लोग पैसों के पीछे भागते हैं तो उनका पैसे का स्वार्थ होता है। मैं पैसों के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं सिर्फ सम्मान के लिए जी रहा हूँ कि मुझे सम्मान मिले। अब बच्चों का मैसेज आता है जो पहले पढ़ चुके हैं, तो वो करते हैं मैसेज, कहते हैं गुरुजी आप जैसे शिक्षक से हमने शिक्षा ली, हम धन्य हो गए। तो बस हमको इतने में ही खुशी मिल जाती है। तो इसके लिए जी रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो वो समझना पड़ेगा, हमारे साथ लग करके काम करना पड़ेगा तुमको, तभी जो है माहौल बदलेगा। और जब माहौल बदलेगा तो फिर अपने आप जो है सारा चीज़ होने लगेगा। तो माहौल अपने आप से बदलने का प्रयास करो, खुद से। खुद बदलाव लाओगे तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा। तो ये जरूरी थोड़ी नहीं मतलब कि जो चीज़ यहाँ तुमको फ्री मिल रही है उस चीज़ को लेने के लिए अगर शहरों में भागोगे तो पैसे खर्च होंगे और वहाँ ठोकर खानी पड़ेगी, जो है तमाम प्रकार की समस्याएं, दिक्कत होती है। फिर वहाँ तो क्लासेस जो है तुमको देख करके थोड़े नहीं चलेंगी, उनको तो सुबह चलानी है, नाइट में चलानी है, 10 बजे रात को भी चलनी है। तो उस हिसाब से जो है वहाँ शहरों में क्लासेस चलती हैं, वहाँ तो कई बैचेज चलते हैं। और फिर वहाँ भीड़ की भीड़ होती है, एक क्लास में 200-250 बच्चे, हजार बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, तो शिक्षक का उसमें ध्यान ही नहीं जाता है बच्चों पे। तो वहाँ पर तो स्वयं करना रहता है फीस देने के बावजूद भी। यहाँ तो तुम लोग सहयोग नहीं कर रहे हो, नहीं तो हम तो ग्रुप बनाए थे कि सबको वॉच करेंगे, डेली देखेंगे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो। बहुत लोगों के पास जो है सिस्टम ही नहीं है। नहीं तो हमारा तो ये भी सपना था कि मतलब हम यहाँ पढ़ाने के बाद भी तुम्हारे साथ जो है जुड़े रहेंगे, पूरा वॉच करेंगे एज ए गार्जियन जो है कि जो है तुम लोग घर पे कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। अब छुट्टियों में मैंने जो है मैसेज किया कि अपना कार्य करते रहो, लिखते पढ़ते रहो, दिखाते रहो। एक आध लोगों ने दिखाया, फिर शांत पड़ गए। तो ये चीज़ें तभी होगी जब तुम्हारी तरफ से भी जो है थोड़ा सा रिस्पांस मिलेगा मेरे को। तो मैं तो उससे ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम जितना करोगे उससे ज़्यादा। नहीं तो मुझे तो शहर में जो है कॉलेज वाले बुला रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो शहर में डाइवर्ट हो जाऊंगा, फिर मेरा जो लक्ष्य है वो भटकाव हो जाएगा। मैं तो गांव के बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, शहर में तो बहुत सुविधाएं हैं। वहाँ पे तो हमारे पास दूरी भी नहीं है, नाइट क्लासेस भी ले सकता हूँ। शहर में रहता हूँ तो वहाँ जा करके
तो इसलिए जो है थोड़ा सा सहयोग जरूरी है, सहयोग करोगे तो ही जो है इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा जो है बदलाव लाओ धीरे धीरे करके, मतलब अपना स्वयं जागृत हो पढ़ने के लिए। ठीक है, घर पे जब काम करने लगोगे तो घर के पिताजी माताजी भी नहीं कहेंगे कि गोबर डालो, ये करो वो करो। जब तुमको देखेंगे तुम जिस काम मतलब ये काम कर रहे हो, शिक्षा पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर माँ बाप उस काम को कर लेंगे, गोबर डालने का काम, खेत का काम वो नहीं करने देंगे तुमको। लेकिन जब काम पढ़ोगे नहीं तो कहेंगे घूम रहा है, चल गोबर डाल के आ खेत में, जो है खेत से सरसों कटवा के ला चल। तो ये चीज़ होती है, जब पढ़ने लगोगे तो घर वाले भी नहीं कहेंगे। इसलिए जो है हमेशा तुलना जो है बाहर के लोगों से करो, कि हम जो है मतलब हज़ारों के लोगों के साथ हैं और उनके साथ कंपटीशन है, तब आपके अंदर से जो है पढ़ाई की ज्वाला जलेगी। और यहाँ का माहौल देखोगे आसपास तो फिर वो तुम भी शांत बैठ जाओगे, अरे वो भी तो नहीं पढ़ रहा है, हम क्या कर पढ़े। इसलिए जो है मतलब अब क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब इंटर निकल चुके हैं जो भी बच्चे, तो उनके लिए तो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। भाई शहरों में कोचिंग वाले अब तो फाउंडेशन कोर्स इसीलिए चला रहे हैं कि वहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब इंटर के साथ ही इंटर कर रहे हैं उसी साल से, और नहीं तो इंटर के बाद जो है ग्रेजुएशन के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो 2-3 साल का होता है, 2-3 साल में पूरा बच्चों को तैयार हो जाता है। वही तो हम करा रहे हैं कि फाउंडेशन तुम्हारा तैयार हो जाए 2-3 साल में, जो है लगातार चलता रहे। और जब कोचिंग में जाओगे तो वहाँ फाउंडेशन की तैयारी के लिए कम से कम जो है 1.5 लाख रुपये फीस लेते हैं 2-3 साल के कोर्स का। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे वही चीज़ तुमको फ्री मिल रही है, तो थोड़ा सा जो है उनसे तुलना करके पढ़ाई करो तो हो पाएगा। तो हम लोग संसदीय समितियां पढ़ रहे थे, संविधान में संसदीय समितियां। अब देखो इसमें हम लोगों ने समितियों के 2 टाइप्स देखे थे, एक जो है अस्थायी समिति और दूसरा स्थायी समिति। ठीक है, तो अस्थायी समिति हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें प्रवर समिति थी, सेलेक्ट कमेटी, और दूसरी क्या थी, संयुक्त प्रवर समिति। ठीक है, या और जो है एक थी जांच समितियां थी। ठीक है, विशेष जांच समितियां थी जो घोटालों वोटालों की जांच के लिए गठित की जाती थी। तो वो सिंगल भी थी और ज्वाइंट भी थी, प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति थी। ठीक है, और घोटाला जांच के लिए सिंगल जांच समिति थी और संयुक्त जांच समितियां थी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग कमेटी, या फिर जो है इसको क्या कहते हैं, स्थायी समिति। स्थायी समिति नाम से ही मतलब है कि सदन में जो है ये हर साल गठित होती हैं, एक निश्चित कार्यकाल के लिए इनका गठन होता है, निश्चित स्थायी होती हैं, मतलब सरकार बनने के बाद जो है इनका गठन हो ही जाता है। और चूँकि मैंने बताया था कि संसद जो है बहुत सारे कार्यों को समितियों की सहायता से करता है। ठीक है भाई, संसद में जो अधिवेशन होते हैं वहाँ तो सभी लोग बैठ करके कार्य करते ही करते हैं, लेकिन उस कार्य को जो है पूरी तरीके से 100% जो है धरातल पे लाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए बैकडोर से भी काम होता है। तो ये समितियां क्या काम करती हैं, बैकडोर का काम करती हैं, जहां ना मीडिया पहुंचता है ना पब्लिक देख पाती है। ठीक है, तो ये कमरे के अंदर बैठ करके सभी समिति के मेंबर्स क्या करते हैं, जो भी कार्य होता है उस पर क्या करते हैं, मंत्रणा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जैसे कोई कानून बनना है, ठीक, तो विधेयक पर भी विचार विमर्श करते हैं, तो वहाँ कोई किसी मीडिया की नहीं पहुँच होती है, ना किसी पब्लिक तक सूचनाएं आती हैं, तो ये लोग शांति से वहाँ काम करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो नेता होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट में हो, संसद में हो तो सांसद होते हैं, और राज्यों में विधानसभाओं में जो है विधायिका होती है, राज्यों में विधायिका होती है। तो वहाँ पर जो है विधायकों द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, वहाँ भी तो कार्य संचालन होता है विधायिका का, तो राज्यों में भी कार्य होते हैं। तो अब ये जो नेता और मंत्री होते हैं, जैसा कि मैंने, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी है नहीं, ये इसकी खाली एलिजिबिलिटी है भारत का नागरिक हो और उम्र जो है 25 वर्ष हो, लोकसभा के मामले में, राज्यसभा के मामले में 30 साल का हो, तो वो सदस्य बन सकता है। लेकिन पढ़ा लिखा हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो मान लो अनपढ़ पहुंच जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और जो है चोर डकैत भी पहुंच जा रहे हैं, तो वो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे,
और समिति के भी मेंबर्स बन जाते हैं। हमारे जानने में जो है एक ऐसी महिला जो है संसद में पहुंच गई, हालांकि पढ़ी लिखी है थी, खैर कहेंगे, अब तो मेंबर नहीं है, नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो है वो भी मेंबर बनी, समितियों के जो है सदस्य रही, और जो है उस बारे में, जैसे मान लो आर्थिक व्यवस्था के बारे में देश के संचालित करने के लिए उसमें उस समिति का मेंबर बना दिया गया। और ABCD पता नहीं है अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, तो क्या बनाए, क्या राय देंगी, क्या वो जो है समिति चलाएंगी। तो देखो, इसलिए इस समितियां जो चलती हैं वो सचिवालय की व्यवस्था के अंतर्गत चलती हैं। सचिवालय, सेक्रेटरीट जिसको बोलते हैं, सचिवालय में कौन बैठते होते हैं? जो हम तो क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में पढ़ करके, ऐसे क्लासेस में पढ़ करके फिर वो IAS बनते हैं। फिर वो क्या बनते हैं? IAS बनते हैं। तो उनको हर सब्जेक्ट का ज्ञान होता है, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, राजनीति का ज्ञान होता है, ठीक है, भूगोल का, इतिहास का, हर चीज का ज्ञान होता है। तो वो बैठते हैं, उनका नाम नहीं आता है। समितियों के मेंबर्स और अध्यक्ष तो नेता लोग होते हैं, कहा जाता है कि नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन काम कौन करता है? सचिवालय के जो है सदस्य करते हैं। सचिवालय जो पहले तो IAS अधिकारी क्या बन जाता है? DM बन जाता है, ठीक है, और उसके बाद में जब वो एजेड हो जाता है, 10-15 साल जो है DM की कुर्सी बैठ लेता है, काफी अनुभव हो जाता है कार्यों का, तो उसे उठाकर पटक दिया जाता है सचिवालय में, ठीक है। और सचिवालय क्या है? IAS लॉबी का एक बहुत बड़ा जो है सिस्टम है, जहां पर सारे IAS लॉबी काम करते हैं मिलकर के, ठीक है। तो ये नेता उनके सहारे से काम करते हैं, इसलिए जो है सचिवालय की व्यवस्था द्वारा ये सारी समितियां क्या होती हैं? संचालित होती हैं, तभी देश चल रहा है, ठीक। नाम तो नेताओं का आता है, लेकिन काम कौन करते हैं? जो हमारे से पढ़े हुए लोग जाते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो स्थायी समितियां होती हैं, ये इसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। और स्थायी समितियों का गठन हर वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। तो ये 6-7 प्रकार की समितियां हैं, जैसे वित्तीय समिति है, ठीक है, विभागीय समिति है, जांच समितियां हैं, सदन की समितियां हैं, अन्वेषण या छानबीन की समितियां हैं, सेवा समितियां हैं, ठीक है, और जो है एक सलाहकार समिति है। तो इस तरीके से कुल 6-7 प्रकार के जो है ये समितियां हैं। इसमें हमने बताया था समितियां एकल हो सकती हैं और संयुक्त हो सकती हैं, तो वो इसमें भी लागू होगा, अभी देखेंगे हम लोग। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वित्तीय समितियां। भाई देश को संचालित करना है ना, तो वित्तीय समितियों की आवश्यकता होगी। तो वित्तीय समितियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 3 प्रकार की होती हैं, आपको ध्यान रखना। वित्तीय समितियां किस प्रकार की समिति है? सबसे पहले तो यही ध्यान लो, वित्तीय समिति स्थायी समिति है। वित्तीय समिति क्या है? स्थायी समिति है। और प्रवर समिति कैसी समिति है? अस्थायी समिति है। तो ये प्रश्न यहां से आते हैं, इसको ध्यान में बैठा कर रखना। तो वित्तीय समितियां स्थायी समिति है, ये 3 प्रकार की होती हैं। प्राक्कलन समिति, ठीक है, आकलन भी आ सकता है नाम में, और प्राक्कलन अंग्रेजी में एस्टिमेट नाम आएगा। अंग्रेजी में क्या आएगा? एस्टिमेट कमेटी, ठीक। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। अब ये तीनों समितियां जो है किस पर संबंधित है? वित्त पर संबंधित है। किस पर समिति है? वित्त पर संबंधित है। तो वित्त से संबंधित है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वित्तीय संबंध, वित्तीय समितियां कहा जाता है। अब प्राक्कलन समिति, जैसा कि नाम ही है प्राक्कलन, एक नाम इसका होता है आकलन करना। आकलन, प्राक्कलन मतलब आकलन, किस चीज का आकलन करना? बजट का आकलन करना। भाई देश को संचालित करने के लिए जो है बजट प्रस्तुत करती है सरकार, बजट प्रस्तुत करती है सरकार। अब बजट में क्या होता है भाई? तमाम प्रकार के कार्य होते हैं देश के, तो उन कार्यों को चलने के लिए, उन कार्यों को मतलब चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, ये बजट में निर्धारित कर दिया जाता है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट में ही लिख दिया जाता है कि जो है बच्चों की शिक्षा पे इतना पैसा करोड़ खर्च किया जाएगा, और स्वास्थ्य पे इतना करोड़ खर्च किया जाएगा, सड़क निर्माण पे, रेल निर्माण पे, पुल निर्माण पे, ठीक। तो पहले से ही सब क्या कर दिया जाता है, जो है खर्चे का ब्यौरा बना दिया जाता है, ठीक। अब वो पूरे साल उसी में से पैसा रिलीज होता है, खर्च किया जाता है। तो अब वो अनाप शनाप ना खर्च हो जाए भाई। जैसे ये समझो, जब क्या होता है कि जैसे एक परिवार है, अब उस परिवार में एक आदमी कमाने वाला है और बाकी लोग खर्चा करने वाले हैं। तो मान लो जो मेंबर है, मुखिया है, कमाने वाला है, उसने कहा कि हम इस घर के लिए जो है बच्चों की शिक्षा और जो है बच्चों के कपड़े लत्ते और मतलब मौज, मतलब सैर सपाटा
इन सारी चीज़ों के लिए 10,000 रुपये हम बच्चों मतलब निकालते हैं। 10,000 रुपये निकाल के रखते हैं कि ये 6 महीने में इतना खर्च होगा बच्चों की पढ़ाई पे, सैर सपाटा, घूमने पे, इस पे। अब मान लो कोई समझदार बच्चा है उसमें, जो वित्तीय समिति का मान लो मेंबर है या अध्यक्ष है, एक इमेजिन करो, तो वो समझदार बच्चा क्या करेगा, 10,000 रुपये तो मतलब पिताजी ने दिया कि खर्चे होने हैं, तो क्या करेगा कि जो है देख रहा है कि हमारे घर की आमदनी अच्छी नहीं है, तो वो सोचेगा ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनना है, ब्रांडेड जूते नहीं पहनना। पिताजी ने जूतों कपड़ों के लिए 3,000 रुपये फिक्स कर दिए हैं, तो वो जाएगा मार्केट में, जो है पता करेगा कि ब्रांड वाला पूमा का जूता इतने का आ रहा है और सड़क छाप जूता इतने का आ रहा है, ठीक, लेविस का इतने का कपड़ा आ रहा है, फलाने का इतने का कपड़ा आ रहा है। बस खाली नाम लिख दिया ब्रांड, तो उसमें जो है 20% 30% ज़्यादा महंगा हो गया। तो वो क्या करेगा, रेट लेकर के कहेगा नहीं हम मतलब ये 3,000 की जगह हम इसमें 2,000 खर्चा कर सकते हैं, 1,000 बचाया जा सकता है, 1,000 हम बचा सकते हैं। तो ऐसे हर मद में बचाया जा सकता है। तो 10,000 का जो खर्चा था 6 महीने का, वो 7,000 में निपट जाएगा, 3,000 बच जाएगा। तो इससे क्या कहेंगे, मितव्ययिता। इसे क्या कहेंगे, मितव्ययिता कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कि मतलब जो है अनाप शनाप खर्चों को कंट्रोल करना, अनाप शनाप खर्चों को कंट्रोल बचाना। तो ऐसे ही जो बजट से पैसे रिलीज किए जाते हैं, तो सरकार ने तो बिना कोई सूचना के, बिना जांच पड़ताल के बजट रिलीज कर दिया। लेकिन अब वो उसमें समिति गठित की जाती है कि देखो भैया, जैसे मतलब सड़क निर्माण के लिए या पुल निर्माण के लिए हमने इतना पैसा दे दिया कि साल भर में इतने पुल बनने हैं और इतना पैसा खर्च होगा, कहाँ कहाँ से कंपनियां आएंगी, कंपनियों। तो अब इस समिति का काम क्या होगा कि ये पता करेगी कौन जो है सस्ते में जो है ठेका ले सकता है और अच्छी क्वालिटी का दे सकता है, कम पैसा खर्च होगा। तो ये बताएगी, अपनी रिपोर्ट देगी कि भैया तुमने सड़क जो है वो सड़क या रेलवे निर्माण या पुल निर्माण के लिए इतना पैसा दिया था, तो हमने एक एस्टिमेट लगाया है, ये मतलब 100 करोड़ की जगह ये 80 करोड़ में ही हो जाएगा, 20 करोड़ हम बचा सकते हैं, ठीक। तो ये क्या बचत मतलब अपव्यय को रोकने का प्रयास करती है, जो अपव्यय हो रहा है उसको रोकेगी। तो इसलिए प्राक्कलन समिति को एक दूसरी समिति कहते हैं मितव्ययिता समिति। मितव्ययिता समिति समझ गए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बजट वाले जो पैसे अनाप शनाप खर्च होंगे, उन पैसों पर क्या करेगी, मतलब बचत का हिसाब बनाएगी कि किस तरीके से पैसे को बचाया जा सकता है, ठीक। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम, प्राक्कलन समिति का दूसरा नाम क्या है, मितव्ययिता समिति। अब इसका गठन कैसे होता है, इसका गठन होता है, ये केवल जो है लोकसभा में गठित की जाती है, ये केवल जो है लोकसभा में। तो प्रश्न यहां से बनेगा कि प्राक्कलन समिति का गठन राज्यसभा में भी होता है या केवल लोकसभा में होता है, तो केवल लोकसभा में होते हैं। और लोकसभा के 30 मेंबर्स शामिल होते हैं। इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं, 30 मेंबर्स। तो ये स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है। स्थायी समितियों में सबसे बड़ी, प्रश्न यहां से आएगा कि स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति। लेकिन अगर केवल सबसे बड़ी समिति की बात की जाए तो हमने पहले पढ़ लिया प्रवर समिति। प्रवर समिति में 315 45 मेंबर्स होते हैं, 30 जो है लोकसभा के होते हैं और 15 राज्यसभा के होते हैं, तो संयुक्त है, वो संयुक्त प्रवर समिति है। अगर एकल होगी तो 30 ही मेंबर्स होंगे, लेकिन वो अस्थायी समिति है। तो स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, प्राक्कलन समिति होती है। स्थायी समिति में प्रश्न यहाँ से आता है, सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, प्राक्कलन। तो इसका गठन सिर्फ लोकसभा में होता है, 30 मेंबर्स होते हैं। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं, हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति पढ़ा था ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति में क्या पढ़ा था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पढ़ा था ना, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तो इसी तरीके से किया जाता है इनके मेंबर्स का चुनाव, ठीक। राष्ट्रपति वाला निर्वाचन आप एक बार देख लेना, जो है चाहे वीडियो देख लेना, चाहे जो है उसके नोट्स देख लेना, क्योंकि ये जगह जगह आएंगे और हमने इसीलिए इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसको अच्छी तरीके से समझाया था। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उसको वीडियो देख लेना, ठीक। तो यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, मत प्रणाली द्वारा इनके सदस्यों का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। कहाँ से, लोकसभा से। और इसका अध्यक्ष जो बनता है वो स्पीकर नियुक्त करता है। स्पीकर नहीं बनता है, नियुक्त कौन करता है, स्पीकर। तो स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है, उसका निर्वाचन नहीं होता है, उसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो नियुक्त कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है,
ठीक। और कार्य जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष जो है देश को संचालित करने के लिए बजट प्रस्तुत करती है सरकार। कौन प्रस्तुत करती है? सरकार। वित्त मंत्री होगा तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा, और नहीं तो प्रधानमंत्री, कभी कभी वित्त मंत्रालय का कार्य देखता है तो प्रधानमंत्री ही बजट को प्रस्तुत कर देता है। तो इसका कार्य क्या है? ये करना कि ये समिति प्रत्येक बजट के बाद गठित की जाती है, बजट आने के बाद, और काम क्या करती है कि बजट खर्च होने से पहले ही उसका आकलन करती है। बजट खर्च मतलब जैसे बजट आज प्रस्तुत हुआ तो अगले दिन से इस समिति गठित हो जाएगी। फिर ये समिति क्या काम करेगी? जो बजट के मद निर्धारित हुए हैं कि जैसे यहाँ पे इतने खर्च होंगे, यहाँ पे इतने खर्च होंगे, जैसे मान लो आपके जो है सरकार ने जो है भवन निर्माण के लिए पैसा खर्च किया, अभी हो रहा है ना, भवन निर्माण के लिए पैसे रिलीज हो रहे हैं, सबको पक्का मकान दिया जा रहा है कि नहीं? तो भवन निर्माण के लिए पैसा बहुत सारा जो है रिलीज हो रहा है। अब उसमें इस समिति का काम क्या होगा कि बारीकी से निरीक्षण करेगा, फील्ड में जाकर के देखेगा कि एक भवन को बनने में कितना खर्चा आता है, मिनिमम से मिनिमम कितना खर्चा आ सकता है। तो उसके हिसाब से फिर जो है ये समिति क्या कहेगी कि मतलब 2 कमरे वाला फ्लैट बनाने के लिए 3 लाख रुपए सफिशियंट है प्रत्येक परिवार को, और सरकार ने बजट में कर दिया कि 4 लाख देने ही। ठीक है, तो ये उस चीज को बचाने के लिए कि हाँ चलो 1 लाख हम बचा सकते हैं प्रति फैमिली से, तो काफी बचत हो जाएगी, तो अपव्यय को रोकने का कार्य करेगी ये समिति। लेकिन ये समिति जब रिपोर्ट देगी तो सरकार इस समिति के विचारों को माने या न माने, सरकार मतलब सरकार नहीं कहेंगे, ये समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ देती है? लोकसभा अध्यक्ष को। कहाँ देगी? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा में प्रस्तुत करेगी अपनी रिपोर्ट, और लोकसभा अध्यक्ष जो है इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अब इस रिपोर्ट द्वारा जो दिए गए सलाह है उस सलाह को माने या ना माने, सरकार इसके द्वारा दिए गए रिपोर्ट को माने या ना माने, ये सरकार के ऊपर है। यानी दबाव नहीं है कि समिति ने रिपोर्ट दे दिया तो उसके अनुसार कार्य करें, लेकिन चूंकि रिपोर्ट तैयार किया गया है एक अच्छे खासे लोगों द्वारा, सचिवालय के सहयोग से तैयार हुआ है, तो इसलिए जो है ज्यादातर माना जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका कार्य हो गया, और अपव्यय को रोकने का कार्य होता है, इसलिए इसको मितव्ययिता समिति कहते हैं। दूसरा है लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट जो है कमेटी गठित की जाती है। लोक लेखा, लोक मतलब लोगों का लेखा, लोग मतलब पब्लिक, लोगों। अब ये लोक लेखा जो होता है इसको जो है संचालित करने के लिए, मतलब जैसे मान लो कोई बजट रिलीज हो गया, बजट क्या हो गया? रिलीज हो गया, फिर खर्चे हो गए, बजट क्या हो गए? खर्चे हो गए। अब खर्चे हो गए तो उसमें लेखा बनाते हैं लोग बाग ना, कि यहाँ से मतलब इतना जो है कपड़े खरीदने में खर्चा हो गया, इतना जो है बच्चों की शिक्षा पे खर्चा हो गया, इतना जो है हेल्थ पे खर्चा हो गया। घर में बनाते हैं ना, लेखा लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लिखा जाएगा सदन द्वारा लिखा जाएगा लेखा, और ये लेखा सदन स्वयं नहीं लिखती, सदन के पास बहुत सारे काम है, तो इसलिए मैंने बताया था एक CAG का गठन करती है सरकार। किसका गठन होता है? CAG, कंट्रोलर एडिटर जनरल। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़े नहीं है, लेकिन बीच में हमने चर्चा की है कभी कभी। तो उसका काम क्या होता है? इस अकाउंट्स को जांचना, इस अकाउंट्स को क्या करना? जांचना। तो जो पब्लिक अकाउंट को जांचना है वो तो CAG करती है, और CAG की रिपोर्ट के आधार पे ही जो है लोक लेखा समिति क्या करती है? वो अकाउंट को चेक करती है, जांचती है। कि जैसे ऐसे समझो, जैसे मतलब बजट तैयार हो गया, और बजट तैयार हो गया उसको जांचेगा कौन? प्राक्कलन समिति, कि कितना खर्च होना चाहिए। लेकिन जब खर्चा हो गया, बजट क्या हो गया? खर्चा हो गया, तो उसके बाद में ये समिति काम करेगी कि तुमने ज्यादा कहाँ खर्चा कर दिया। तो ये जांच करेगी कि अपव्यय कहाँ हुआ है। तो जब ज्यादा कहीं खर्चा हो गया तो अगली बार फिर जो है बजट पेश किया जाएगा, तो उसके हिसाब से काट कर पेश किया जाएगा ना। तो ये बजट के खर्चे के बाद जांच करती है कौन? लोक लेखा समिति। बजट के खर्चे के बाद, बजट का खर्चा मतलब सड़क बनने के लिए इतना खर्चा होना चाहिए था और इतना खर्चा ज्यादा हो गया, तो ये भी जो है एक तरीके से अपव्यय को रोकने का कार्य करती है कि ना, अपव्यय को रोकने का कार्य करती है प्राक्कलन समिति के तरीके से। तो लोक लेखा समिति को इसीलिए कहा गया है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। प्राक्कलन समिति की क्या है? ये जुड़वा बहन है, साथ में ही पैदा हुई है, इसके साथ में ही जुड़वा बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका भी कार्य क्या है? बजट से संबंधित खर्चों का जांचना, खर्चों को जांचना। लेकिन ये बजट
मतलब खर्चा नहीं हो रहा है, उसके पहले जांच करती है कौन? प्राक्कलन समिति। और जब बजट का पैसा खर्चा हो जाता है किसी मद में, तब जांच करती है। तो ये पता लगाती है कि ज्यादा कहाँ खर्चा कर दिया। ज्यादा अगर खर्चा हो गया है तो रिपोर्ट में लिखेंगे कि इस मद में ज्यादा खर्चा हो गया, खर्चा तो होना चाहिए था 10,000 करोड़ और खर्चा कर दिया 12,000 करोड़, 2,000 ज्यादा खर्चा हो गया। तो ये रिपोर्ट में लिखेगी कि सरकार के पास कि ये रिपोर्ट हमने तैयार किया है। तो सरकार अगली साल जब बजट बनाएगी तो उसको ध्यान में रखते हुए उसमें कम पैसा लगाया जाएगा, उसमें कम पैसा दिया जाएगा। तो इसीलिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। अब इसके गठन की बात करें तो ये संयुक्त समितियां होती हैं। लोक लेखा समिति कैसी समिति है? संयुक्त। प्राक्कलन समिति सिर्फ लोकसभा में गठित होती थी, एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया। लेकिन लोक लेखा समिति जो है ये ज्वाइंट कमिटी है। इसमें लोकसभा के भी मेंबर शामिल होते हैं और राज्यसभा के मेंबर शामिल होते हैं। लोकसभा से 15 मेंबर शामिल होते हैं और राज्यसभा से 7। तो ये 22 सदस्यीय समिति होती है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर्स। प्रश्न यहां से आएगा कि लोक लेखा में कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें लोकसभा से कितने होते हैं? 15 होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं। तो अब इनका निर्वाचन जो लोकसभा वाले होते हैं उनका तो इसी पद्धति से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। किसका? लोकसभा के 15 सदस्यों का। लेकिन राज्यसभा में 7 सदस्य चुने जाने हैं तो उनका निर्वाचन नहीं होता है, उनको सभापति महोदय मनोनीत करते हैं। सभापति महोदय क्या करते हैं? मनोनीत। तो 7 सदस्यों का मनोनयन होता है सभापति महोदय द्वारा। और जो अध्यक्ष होता है वो कहाँ का होगा? लोकसभा का होगा। अध्यक्ष कहाँ का होगा? क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं तो लोकसभा का ही अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष हमेशा विपक्ष के ही व्यक्ति को बनाया जाता है। विपक्ष मतलब सरकार में आदमी ना हो, वो पार्टी जो है, जिस पार्टी का मेंबर्स बनाया जाए उस पार्टी का मेंबर वो पार्टी सरकार का सहयोगी ना हो, सरकार में ना हो, तो वो विपक्षी कहलाएगा। तो ये परंपरा में चल रहा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। परंपरा अनुसार विपक्ष का व्यक्ति जो है इस लोक लेखा समिति का क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। कार्य तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि बजट के खर्चों का, बजट खर्च हो जाता है उसका बाद का आकलन करना। बजट खर्च नहीं हुआ है, बजट पहले ही मतलब मत बना दिया गया है, उसका आकलन करता है तो प्राक्कलन समिति, और बजट खर्च होने के बाद आकलन करता है तो लोक लेखा समिति। और किसकी रिपोर्ट पर? कैग की रिपोर्ट के आधार पर, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर। भाई सीएजी ये तो बताता है कि कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ है, वही तो ब्यौरा बनाता है, तो उसके ब्यौरे के आधार पर। इसीलिए इसको जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि ये वित्तीय खर्चों से संबंधित है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। हर सरकार मतलब इस देश में बहुत सारे कंपनियां हैं जो सरकारी हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जो क्या है? सरकारी। जैसे रेलवे देख लो, सरकारी है कि नहीं? और रोडवेज सरकारी होते हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है कई कंपनियां हैं, जैसे इस लौह इस्पात कंपनी है, ठीक, तो उनमें भी सरकारी और प्राइवेट दोनों होती हैं। तो सरकारी जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनसे संबंधित कार्यों के जो है संचालन की जांच कौन करती है? सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति करती है। और इसका गठन जो होता है ये भी संयुक्त होता है। संयुक्त मतलब राज्यसभा के भी सदस्य होंगे और लोकसभा के भी। ये भी 22 सदस्यीय होती है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति कैसी होती है? 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और 15 लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है इसी पद्धति से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। और 7 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनका क्या होता है? मनोनयन होता है। मनोनयन कौन करता है? सभापति। तो सभापति द्वारा 7 सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन होता है। और इसका भी अध्यक्ष लोकसभा का ही होगा। इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि संयुक्त जितने भी ज्वाइंट कमेटी जितनी भी बनती हैं, संयुक्त समितियां बनती हैं, उसमें अध्यक्ष ज्यादातर किसके बनते हैं? लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं। तो लोकसभा के ही स्पीकर द्वारा, स्पीकर मतलब लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक, अब मैंने बताया कार्य क्या होता है? सरकारी प्रतिष्ठानों के संचालन की जांच। जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे मतलब किस तरीके से संचालित हो रहा है, कितना रेलवे को बजट दिया गया है। पहले तो रेल का बजट अलग आता था, अब तो इसी बजट के साथ आता है, आम बजट के साथ ही आता है रेलवे बजट। तो रेल के बजट के लिए कितना पैसा जो है बजट में दिया गया है सरकार द्वारा, और किन किन मदों पे दिया गया है, क्या सही तरीके से उन पैसों का वहां पर मतलब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पैसे सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कार्य सही से हो रहा है रेलवे का कि नहीं, ये सारा चीज जांचने का काम कौन करेगा?
सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। तो एक उदाहरण दिया है रेलवे, ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं सरकार जो है उन सबको, जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज सरकार चलाती है, तो स्कूल कॉलेज पे जो सरकार ने बजट दिया है उस बजट का कितना खर्चा उसमें हो रहा है, ठीक है, और अच्छी तरीके से शिक्षा क्या दी जा रही कि नहीं, उस प्रतिष्ठानों का संचालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये सारा काम कौन करती है जांच का? सार्वजनिक उपक्रमों पर की समिति, जिसके मेंबर्स कितने होते हैं? 22, जिससे 15 जो है लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो ये तीनों जो है वित्तीय जो है समितियां हैं, क्योंकि वित्त से संबंधित चीजों का ये आकलन करती हैं और बजट से ही तीनों मिलती जुलती हैं। भाई ये बजट से पहले मतलब बजट से पहले मतलब बजट के खर्च होने से पहले, बजट के खर्च, और ये बजट के खर्च होने के बाद, और ये बजट कहाँ पे खर्च हो रहा है? सरकारी प्रतिष्ठानों में बजट क्या सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं खर्च हो रहा है, इसकी जांच करती है सार्वजनिक उपक्रम। तो इस तरीके से बजट से यानी वित्तीय समितियां हैं। इसलिए अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे विभागीय समिति की। ये दूसरे प्रकार की समिति है जो कैसी है? स्थायी समिति है, विभागीय समिति। तो विभागीय समिति भी ये कैसी समिति है? संयुक्त समिति है। विभागीय समिति भी ज्वाइंट कमिटी है, जिसमें 21 मेंबर्स कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, और 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। तो ये 31 मेंबर्स की समिति होगी। अब तुम कहोगे कि सब ये तो 30 से ज्यादा है, यहाँ पे 30 ही थे और कह रहे थे गुरुजी ये सबसे बड़ी समिति है, लेकिन यहाँ पे दोनों सदनों के मेंबर्स मिला के हैं, 21 ही लोकसभा के हैं, और यहाँ तो पूरे 330 कहाँ से थे? लोकसभा के थे। इसलिए सबसे बड़ी स्थायी समिति इसी को माना गया है, किसको? प्राक्कलन समिति। ये तो ज्वाइंट हो गई, ठीक। तो लोकसभा से 21 मेंबर्स हैं, राज्यसभा से 10 मेंबर्स हैं, तो ये संयुक्त समिति है। ये कैसी है? संयुक्त, ज्वाइंट कमेटी है। और चूंकि विभाग बहुत सारे हैं, तो ऐसे 24 समितियों का गठन किया गया है। कितनी समितियां गठित की गई हैं? 24। तो हर समिति में कितने मेंबर्स होंगे? 31 मेंबर्स होंगे। हर समिति में कितने मेंबर्स होंगे? 31 मेंबर्स होंगे। तो 24 समितियों का गठन किया गया है, और सब विभाग की अलग अलग समितियां होती हैं। तो अभी इस समय जो लोकसभा में कितनी समितियां हैं विभाग की? 16, और राज्यसभा में कितनी समितियां हैं? 8। 16 और 8 कितने हो गए? 24। 16 और 8 24। तो ये वर्तमान में विभागीय समितियां कितनी है? 24। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि विभाग जैसे शिक्षा विभाग हो गया, ठीक, इसी प्रकार से जो स्वास्थ्य विभाग हो गया, सब तो विभाग हैं अलग अलग। तो सभी विभागों को संचालित करने के लिए, सभी विभागों की देखरेख करने के लिए जो है समितियों का गठन किया गया है, जिसको विभागीय समितियां बोलते हैं। तो ऐसे 24 विभागीय समितियों का वर्तमान समय में गठन किया गया है, और इनका कार्य क्या है? सभी विभागीय कार्यों को उसके संचालन की देखरेख करना, उनके संचालन की जांच वांच करना, बजट वगैरह, वित्तीय बजट का भी ये आकलन करती हैं कि जितना पैसा आया था उस विभाग को खर्च करने के लिए, क्या वो उतना खर्च किया। भाई यहाँ पे जो सार्वजनिक उपक्रमों पे था, यहाँ पे तो जो है पूरे सार्वजनिक उपक्रम सारे विभाग जितने थे सरकारी, उनके लिए था। यहाँ पर स्पेशल जो है सिर्फ उसी विभाग के लिए एक समिति बनाई गई है, उसी विभाग के लिए। जैसे शिक्षा विभाग के लिए हो गया, तो शिक्षा विभाग में सरकार ने कितना बजट दिया था, क्या उस बजट का सही तरीके से उसमें जो है खर्चा हुआ। सिर्फ बजट का ही काम नहीं देखती है, ये पूरे कार्य संचालन को भी चेक करती है कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को शिक्षा मिल रही सही से, टीचर प्रशिक्षित किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। एक चीज बता रहा हूँ। ऐसे ही स्वास्थ्य में लोगों को सही से हेल्थ पब्लिक तक क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सारा चीज कौन जांचती है? विभागीय समितियां जांचती हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये विभागीय समितियां कुल कितनी है? 24 है, और प्रत्येक समिति में 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अगली है जांच समितियां। नेक्स्ट क्या है? जांच समितियां। अब ये जांच समितियां 3 प्रकार की होती हैं। जांच समितियां 3 प्रकार की होती हैं: विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचार समिति, ठीक। इनका गठन ये भी संयुक्त प्रकार की है। ये भी कैसी है? संयुक्त टाइप की है। ज्वाइंट कमिटी है। लोकसभा से जो है 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 10, तो 25 मेंबर्स होते हैं किसमें? जांच समितियों में। अब जैसे विशेषाधिकार समिति है, तो हर सदस्य को एक विशेष अधिकार मिलता है। कौन से सदस्य को? लोकसभा और राज्यसभा यानी सांसदों को, और राज्यों में विधायकों को। तो उनको विशेषाधिकार कुछ मिलता है। तो उनके विशेषाधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है, इस चीज की जांच कौन करती है? जांच समितियां। एक प्रकरण था, मैं पेपर पढ़ रहा था आज से 10-12 दिन पहले के न्यूज़पेपर में था। तो एक विधायक महोदय थे, अपने क्षेत्रीय विधायक थे, तो उन्होंने फोन लगाया किसी
स्कूल की प्रिंसिपल के पास, अब वो फोन ही नहीं उठा रही है। भाई वहाँ पे शिकायत किया होगा लोगों ने कि डिक्टेटरशिप चला रही हैं, मनमानी फीस ले रही हैं, फीस जो है वो प्रिंसिपल महोदया स्कूल मनमानी फीस ले रहा है, या जो है इस तरीके से मतलब गार्जियंस मिलने जाते हैं तो उनसे मिलती नहीं। तो विधायक महोदय के पास पब्लिक गई होगी भाई, क्योंकि हमने नेता बनाकर भेजा है, तो तुम्हारी तो काम है इस क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करने। तो विधायक जी ने फोन लगाया किसको, उस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम को। तो प्रिंसिपल मैडम ने फोन उठाया नहीं, कई बार फोन लगाया, और उनको ये विशेषाधिकार मिला हुआ है कि जो है अगर वो किसी से मतलब क्षेत्र में किसी संस्थान से या किसी उससे कोई इंक्वायरी लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मना नहीं कर सकता है वो संस्थान, उनको एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। तो अब वो फोन नहीं उठा रही है तो फिर जानकारी कहाँ से मिल पाएगी। तो उन्होंने कमेटी को लिखा पत्र, किसको लिखा, जांच समिति को पत्र लिखा कि हमारे विशेषाधिकार का क्या हुआ है, हनन हुआ है। हमारे विशेषाधिकार का मतलब हम इतने पद पे बैठे, जनता ने हमको पद पर बैठा दिया है, हमारा कहने नहीं सुन रही मैडम, ये प्रिंसिपल मैडम, हमारे विशेषाधिकार का क्या हो गया है, हनन हो गया है। तो अब वो समिति जांच करेगी कि बात सही है कि नहीं सही है। तो समिति के पास लेटर लिखा गया, तो समिति ने जो है मतलब यहाँ पर इंक्वायरी करी, इनको कांटेक्ट किया मैडम को। तो मैडम कह रही हैं अरे उस समय जो है हम चर्च में थी, फलान ढकान, वो अपनी सफाई दे रही हैं। ठीक, तो ये प्रकरण आया था। अब पहले मैंने इसको पढ़ा था तो आया गया हो गया, देखा न्यूज, तो मैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं इस लेक्चर को पढ़ रहा था, तैयार कर रहा था, तो मैंने इसको रिलेट किया, हमने कहा देखो ये ज्ञान वहां से है, ये रिलेट हो गया। तो ये विशेषाधिकार समितियां इसीलिए गठित की गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये ज्ञान जो तुमको देता हूं, ये सब पूरा व्यवहारिक जीवन में कभी न कभी जो है तुम्हारे सामने आएगा, इसलिए इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में पढ़ाता हूं हर चीज को। तो ये विशेषाधिकार समिति जो है ये मेंबर्स के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए गठित की गई है कि अगर उनके विशेषाधिकार का हनन, भाई नेता लोग हैं, ऐसे थोड़े नहीं हम लोग चुन करके भेज दिए, तो उनको कुछ अधिकार भी जो है संविधान द्वारा मिला है, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो इसकी भी जांच करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं, जिसको जांच समिति कहते हैं। और एक याचिका समिति अब सिर्फ नेताओं के लिए थोड़े नहीं होगा, याचिका समिति होगी जनता के लिए। जनता कुछ याची कौन होता है, याची मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कौन, जनता। तो जनता कुछ याचना करेगी, किससे, सरकार से। तो डायरेक्ट सरकार के पास थोड़े नहीं जाएंगे भाई, याचना किससे करेंगे, अपने क्षेत्र के विधायक से, अपने क्षेत्र के सांसद से। तो हमारी बातों को कौन रखेगा ले जा करके सदन में, सांसद रखेंगे, और जो है राज्य में विधायक रखेंगे। तो वो उस चीज की जांच, उस याचिका की जांच, यानी जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसकी जो है इसके लिए याचिका समिति गठित की जाती है। जांच समिति में इसके लिए एक याचिका समिति का गठन किया जाता है। और एक आचार समिति होती है, एक आचार, वो अचार नहीं जो खाते हैं आम वाला अचार नहीं, आचार समिति कुछ चीजों को संचालित करने के आचार संहिता लागू होती है, आचार नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं। उस नियम कानून के दायरे से बाहर तो नहीं कार्य कर रहे हैं कौन, मेंबर्स। जैसे जब चुनाव आता है तो वहां पर एक आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव जब होने वाला होता है तो आचार संहिता लागू हो जाती है, अर्थात प्रचार जो है 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए। ठीक, अगर चुनाव प्रचार होता है तो आचार संहिता क्या होगा, उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, तो जो पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है फिर उसको चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, आचार होते हैं। ये सब क्या होते हैं, आचार संहिता, यानी ये सब नियम होते हैं, इन नियमों का पालन करना जरूरी है। तो ऐसे ही सदस्यों द्वारा अगर आचार संहिता का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो इसकी भी जांच कौन करती है, जांच समितियां करती हैं। इसकी भी जांच कौन करती है, जांच समितियां। तो ये दोनों विशेषाधिकार और आचार समितियां, ये दोनों किसके लिए है, मेंबर्स के लिए है। एक तरफ तो उनके विशेष अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना है, और दूसरी तरफ कहीं ऐसा तो नहीं तुम अधिकार लेकर के और आकर के नियम ही की धज्जियां उड़ा रहे हो, नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो, आचार का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हो। तो उस आचार के उल्लंघन का भी जो है जांच करती है कौन, जांच समितियां। तो याचिका समिति जनता के लिए है और विशेषाधिकार और आचार समिति सदस्यों के लिए है। ठीक, नेक्स्ट है सदन की समितियां। अब सदन में भी, सदन के लिए, सदन की कार्य संचालित के लिए एक समितियां गठित की जाती है, जिसको बोलते हैं सदन की समितियां। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। जैसे नियम समिति, नियम समिति यानी सदन को किस तरीके से कौन से नियम कानून से चलना है, तो इसके लिए
मतलब उन नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो उन चीज को अलग से जांचने के लिए सदन में समिति गठित की जाती है, जैसे नियम समिति। तो ये दोनों सदनों में अलग अलग गठित की जाती है, दोनों सदनों को अलग अलग। इसमें ज्वाइंट क्या नाम है, कमेटी नहीं है, इसके लिए अलग अलग समितियां हैं। तो लोकसभा में अगर गठित होती है तो वहां पे कितने मेंबर्स होते हैं, 15, और राज्यसभा में गठित होती है तो 16 मेंबर्स होते हैं। ठीक, और इसी प्रकार सदस्यों की अनुपस्थित, अब सदन जब चल रहा होता है तो सदस्य, उसमें मैंने बताया था कि बहुत सदस्य अनुपस्थित होते हैं। सदन जब चलता है तो सदस्य क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो कौन सा सदस्य अनुपस्थित रह रहा है, कितने दिन के लिए अनुपस्थित रह रहा है, तो अब लोकसभा अध्यक्ष महोदय तो ऐसा है नहीं सब पर नजर रखते हो, तो इसलिए एक समिति गठित कर दी जाती है सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए। तो ये केवल लोकसभा में गठित होती है, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, जनता का सदन है, और जनता की समस्याओं को रखा जाता है लोकसभा में। ठीक, और पता चले सदस्य महोदय बैठे नहीं रहे हैं उसमें, सदन में कार्यवाही में भाग ही नहीं ले रहे हैं, तो जनता की समस्याओं को रख ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को जांचने के लिए सदस्यों की अनुपस्थिति का एक समिति गठित किया जाता है। अगर 60 दिन से ज्यादा लगातार बैठकों में 60 दिन या उससे अधिक समय तक 60 दिन से ज्यादा अगर कोई अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये सारी चीज विचार की उसकी सदस्यता खत्म करनी है, क्या करनी है, तो वो सब किसके पास जाएगी, रिपोर्ट सदस्यों की अनुपस्थिति समिति जो है वो रिपोर्ट बनाएगी कि इसकी सदस्यता नष्ट मतलब खत्म करनी है कि नहीं खत्म करनी है, और रिपोर्ट बना करके लोकसभा अध्यक्ष महोदय के पास रखा जाएगा। फिर लोकसभा अध्यक्ष महोदय उस रिपोर्ट के अनुसार अगर उसकी सदस्यता को खत्म करना है तो खत्म करेंगे, नहीं तो फिर नहीं खत्म करेंगे। खत्म तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लेकिन रिपोर्ट कौन बना रहा है, जहां ये सदन की समिति, सदन में अनुपस्थित सदस्यों वाली जो समिति है वो जांच करेगी कि 60 दिन से ज्यादा तो नहीं कोई अनुपस्थित रहा है। ठीक, तो और ये लोकसभा में है तो 15 मेंबर्स के हैं, कितने मेंबर्स के, 15 मेंबर्स। ऐसे ही कार्य मंत्रणा यानी मंत्रणा मतलब क्या होता है, मंत्रणा करना, आपस में बैठ करके विचार विमर्श करना, किस पर, कार्यों पर। हर सदन को संचालित करने के लिए कार्यों से संबंधित मंत्रणा करने की एक समिति बनाई गई है, जो अलग अलग सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 16, अलग अलग होते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। लोकसभा में अलग गठित होगी और राज्यसभा में अलग। अगर लोकसभा में गठित हुई है तो कितने मेंबर्स होंगे, 15, और राज्यसभा में गठित की गई है 16। ये गठित होनी ही होनी है, क्योंकि ये कैसी समितियां हैं, स्थायी समितियां हैं, हर वर्ष इनको गठन करना ही करना है। ठीक, तो ये सदन की समितियां होगी। ऐसे ही अन्वेषण या छानबीन की समितियां, इसको अन्वेषण या छानबीन की समितियां कहते हैं। अब देखो, ये आश्वासन समिति भी होती है और SC ST से संबंधित समितियां होती हैं। आश्वासन मतलब जैसे कोई मंत्री है, वो आश्वासन दे दिया जो है क्या, कि हम जो है कंबल बांटेंगे, पब्लिक को क्या बांटेंगे, कंबल। भाई आश्वासन दिया ना, उसने क्या दिया, आश्वासन दिया। अब ये समिति का काम क्या है कि ये समिति का मेंबर वहां बैठ जाएगा। मंत्री जब जैसे कोई आश्वासन दे रहा है कहीं पर अपना, जैसे मान लो वहां पर बैठक हो रही है सदन के अंदर, तो सदन के अंदर उसने भाषण में कह दिया कि भैया हम जो है फलाने कपड़ा मंत्रालय से हैं, तो हम जो है इतना कपड़ा बांटेंगे पब्लिक में होली वाले दिन या दशहरा वाले दिन या ईद वाले दिन, बकरीद वाले दिन। तो अब उसने जो इसका सदस्य था, कौन सा, सरकारी आश्वासन समिति का मेंबर था, उसने नोट कर लिया इस चीज को। फिर जब नोट कर लिया और उसने समय भी बताया होगा ना कि कौन से दिन बांटना है, कब बांटना है, और फिर बांटा नहीं, फिर वो बांटा नहीं, फिर डंडा लेके बैठ जाएगा, कहेगा भैया तुमने तो कहा था बांटने के लिए और बांटा नहीं। क्योंकि हम क्या है, सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य हैं, तो हम इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि तुमने क्या आश्वासन दिया था, अपनी बातों से मुकर तो नहीं गए। इसीलिए एक समिति बनाएगी, सरकारी आश्वासन समिति, और ये दोनों सदनों में अलग अलग गठित की जाती है। लोकसभा में अगर गठित होगी तो वो कितने सदस्य होंगे, 15, राज्यसभा में 16 सदस्य होंगे। इसी प्रकार से SC ST से संबंधित मतलब इनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है कि क्या SC ST को वो सुविधाएं मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, तो इनको जांचने के लिए भी समिति, अन्वेषण समिति गठित की जाती है। ये भी ये कैसी है, संयुक्त समिति है। ये कैसी है, संयुक्त। इसमें लोकसभा में 10 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 5, तो ये 15 मेंबर्स वाली समिति है। ये कितने मेंबर्स वाली, 15 मेंबर्स। और एक है सेवा समिति, एक क्या है, सेवा समिति। अब सेवा किसकी करनी है, जनता की नहीं, इसलिए गठित की गई है कि जो मेंबर्स हैं उनकी सेवा सही से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, अर्थात उनको वेतन सही समय पे मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, वेतन में बढ़ोतरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ये समिति के मेंबर्स क्या करते हैं, बैठ करके वेतन बढ़ाना होगा तो उस पर जो है रिपोर्ट बना देंगे और सदन में रख देंगे। तो वेतन बढ़ना है तो कौन नहीं मानेगा, कहेगा अरे लाओ बढ़ाते हैं तुरंत, फटाफट रातों रात अपना वेतन बढ़ा लेते हैं इस बैठ करके। तो
तो ये संयुक्त समिति होती है। कैसी समिति होती है? संयुक्त समिति होती है। लोकसभा में 10 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 5, तो 15 सदस्यीय होती है संयुक्त। यानी वेतन भत्ता ये सारी चीजें, और आवास के लिए अलग से, माने घर कोठी बंगला मिलना चाहिए, तो ये इसके लिए अलग होती है। किसको? पब्लिक को नहीं, किसको? नेताओं को, सांसदों को। तो उसके लिए आवास समिति होती है। तो ये सब आवास की सुविधाएं सही से मिल पा रही कि नहीं पाई, इस चीज की जांच करती हैं। इसलिए देखा होगा केजरीवाल महोदय ने जो है रातों रात बैठ करके पहले तो यहाँ कहकर गए कि हम काम करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, सदन में पहुंचेंगे, फलाना ठिकाना, जनता के हम सेवक बनकर काम करेंगे। फिर पता चला अगले बैठक में ससुरों ने अपने पैसे बढ़ा लिया, जो है सभी विधायकों ने मिल करके और पैसा बढ़ा लिया। तो इस तरीके से ये जो है वेतन अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक। कटौती तो नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे ही, कटौती भी कर सकते हैं लेकिन बढ़ाते जाते हैं। भत्तों में बढ़ा जैसे कर लेंगे। भत्ते में क्या होता है, जैसे फ्री टेलीफोन मिल जाएगा, फ्री हवाई जहाज, फ्री जो है रेलवे सफर, फ्री बस में सफर, सब कुछ फ्री मिल जाता है। तो ये सब क्या है? इनको अलाउंस मिलता है, भत्ता मिलता है, ठीक। तो इस तरीके अब टेलीफोन के लिए इनको मिल जाता है हर महीने शायद 1500 रुपये मिलते हैं, और टेलीफोन तो फ्री है भाई। एक बार रिचार्ज करो, जियो रिचार्ज कर लो 300 रुपये का, महीना भर फ्री बात करो। और इनको 1500 जाने, और जब बढ़ गया होगा कितना होगा अभी देखेंगे, लेटेस्ट कितना है। तो ये सब फ्री मिलता है, ठीक। चिकित्सा के लिए फ्री मिलता है। विदेश में इलाज करना, अपना तो ससुर जाएंगे भाग के, विदेश में इलाज कराएंगे उसके लिए फ्री मिलता है। और यहाँ हमारे देश में ही जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं मिल पा रही कि देश में ही इलाज हो पाए हमारे गरीबों का। तो ये सब अपने लिए सारी सुविधाएं सब मिल पाए कि न मिल पाए, इसके लिए अलग से समिति गठित कर दिए हैं लोग, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा हमने क्या पढ़ा? संसदीय समितियां। आवाज हमने स्थायी समिति पढ़ ली और पूरा ये संसदीय समितियां समाप्त हो गई हैं।